for what they use, ठीक है? इसका भी यही मतलब है कि जितना मेरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है वो कंप्यूट, जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना ही मुझे पे करना पड़े। ऐसा ना हो कि मैं बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके रख लूँ और उसका इस्तेमाल ना हो, या ऐसा ना हो कि मुझे बहुत सारा पे करना पड़े क्योंकि एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ गया है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो बेसिकली इसका ये मतलब है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोड है उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे माना जा रहा है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, द वे दे आर इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारी जो बाइक हैं, यहाँ पे बाइक बेसिकली दे रिप्रेजेंट द मेथड्स दैट वी आर यूजिंग, द फंक्शनैलिटीज, those are our applications and we are the users. So next slide please. Okay, so now I'll invite Alyosette to take over. Assalamualaikum everyone. Can you guys hear me? Yes. Okay. So to understand why we use cloud, okay, we need to understand cloud से पहले किस तरह से काम हो रहा था basically. तो let's suppose कि अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हम उनका डाटा लोकल मशीन्स के ऊपर सेव करते थे, ठीक है ना? तो अब जैसे जैसे डाटा ज़्यादा होता रहा, ठीक है, बेसिकली हमें और हार्ड डिस्क की नीड होती, ठीक है, हमें उनको मैनेज करना पड़ता, ठीक है, उनको मैनेज करने के साथ साथ हमें उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती, ठीक है। तो क्यों ना भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता बेसिकली जहाँ पे हम सिर्फ जस्ट पे फॉर व्हाट वी यूज़ बेसिकली, जितना हम यूज़ करते हैं हम सिर्फ उतना ही पे करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वेयर क्लाउड कंप्यूटिंग स्टेप्स इन। Okay, so basically जब क्लाउड फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ, विच वाज द वर्चुअलाइजेशन ऑफ कंप्यूट, हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म की बेसिक सर्विसेज आ गई। फर्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज? ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बेसिकली ये होता है कि जैसे आई सेड, ठीक है, मुझे कोई फिजिकल कंप्यूट है जिस पे मैं रेंट कर रही हूँ, वो मेरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैं लिटरली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी से रेंट पे ले रही हूँ। यहाँ पे रॉ कंप्यूट आ जाता है, ये हमारा स्टोरेज है, उसकी नेटवर्क कैपेबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में customers pay for what they want to use, ठीक है। now platform as a service में customers pay for what they have used, ठीक है। यानी infrastructure as a service में customers pay beforehand, ठीक है, and platform as a service में customers pay accordingly to what they are using, ठीक है। जितना यूज हो रहा है उतना they are gonna pay, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बेसिकली आपका ये आ जाता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाएगा और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना एप्लीकेशन रन कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म आपको पूरी जितनी भी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं एक एप्लीकेशन को बनाने की और चलाने की, वो आपको वो दे रहा है, ठीक है, एक जगह दे रहा है कि आप अपना प्लेटफॉर्म चला सको। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको मियर कंपोनेंट्स दे रहा है जिन पे आप अपना एप्लीकेशन बना सको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, up software as a service. Software as a service is sort of a new concept, लेकिन it's used a lot, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बेसिकली ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है और वो आप यूज कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स यूज कर लेते हैं। हमारे पास जीमेल जो है, जीमेल और गूगल के जितना भी वर्क स्पेस है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर रहे हैं फॉर पर्सनल स्टफ, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसे गिटहब हो गया, गिटहब पे हम अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमारी जितनी भी क्लाउड प्रोविजनिंग जो सिस्टम सर्विसेज हैं, जैसे IBM क्लाउड हो गया, हमारा AWS हो गया, गूगल हो गया, ये सारे, और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, ठीक है, उनके अंदर जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है जो हम यूज करते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें जिन पे हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करें। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो बेसिकली कंप्यूट इंजन में क्या होता है, बेसिकली हमें कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती।
इसकी एग्जांपल अगर हम लेट्स से अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, उसको हम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर होस्टिंग का प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक स्टार्टिंग में एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो हमें एक $100 चार्ज करते हैं, ठीक है, और उसमें वो बताते हैं कि लाइक हम आपको 4 GB 4 GB प्रोवाइड करेंगे और 2 GB रैम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कंप्यूट इंजन में बेसिकली ऐसा नहीं होता, हमें अपफ्रंट कोई कॉस्ट देनी नहीं पड़ती। इसमें हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा, कितने प्रोसेसर्स यूज़ होंगे, ठीक है, कितनी रैम यूज़ होगी, ठीक है, और उस पे फिर हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो एक बैक एंड एप्लीकेशन हो, सर्वर होस्ट हो, या फिर एक फ्रंट एंड हो। अच्छा, वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली? वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम गूगल क्लाउड कंसोल यूज़ कर सकते हैं या कमांड लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं। एज़ अ बिगिनर बेसिकली कंसोल इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। लाइक हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें इतने प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी डिमांड है, लाइक काफ़ी यूज़र्स हैं, तो आप प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं, सही है, लाइक रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वर्चुअल मशीन के अंदर लिनक्स एंड विंडोज सर्वर इमेजेस, बेसिकली लाइक इट सेड कि हम वर्चुअल मशीन के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, हम वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिनक्स हो गया या विंडो हो गया या मैक ओएस हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। मालूम? All right. So app engine. App engine is basically जैसे कंप्यूट इंजन का भी अली ने बताया कि उसमें हमें एक प्रॉपर एक सर्वर मिल जाता है। ऐप इंजन सर्वरलेस है, ठीक है। सो ऐप इंजन बेसिकली हमारा ये करता है, ऐप इंजन इज जस्ट लाइक इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो बेसिकली आप ये करते हो ऐप इंजन पे कि आप अपना कोड अपलोड करते हो, ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं उसकी कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो आपका एप्लीकेशन आपके लिए खुद जो है मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स सर्विसलेस। और उसमें आप क्या करते हो कि आप उसकी बिल्ट इन सर्विसेज यूज कर सकते हो फॉर मेंटेनिंग योर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आपका आपका सास भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब होता ये है कि इन सर्विसेज में ऐप इंजन आपको क्या देता है? ऐप इंजन आपको ये देता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नो एसक्यूएल डेटा स्टोर्स, ठीक है। आपके डेटा स्टोरेज के लिए आपको जो है क्या बोलते हैं, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस का वो देता है, प्रोविजनिंग देता है, आपका मीम कैशे देता है जिसमें आप अपने मेमोरी की जो है क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी देखते हो कि आपकी रिसेंटली यूज्ड मेमोरी के हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। वो आपको लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी हाँ उसमें ये होता है कि वो बेसिकली जो इतना भी लोड है इट डिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑटोमेटिकली अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है, ताकि आपके एप्लीकेशन पे लोड ना पड़े। उससे ये होता है कि हाई लो लेटेंसी हो जाती है और आपके एप्लीकेशन की हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है। हेल्थ चेक्स में ये होता है कि आपका कौन सा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है या नहीं। एप्लीकेशन लॉगिंग वुड बी कि वो आपका सारे जितना कौन से कंपोनेंट ने क्या किया, कब किया, उसके साथ क्या हुआ, ये सारी एप्लीकेशन लॉगिंग में आ जाती है। और यूजर ऑथेंटिकेशन एपीआई के जो है ये जो रिक्वेस्ट हो रही है एप्लीकेशन से, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ये सारी चीजें आपका ऐप इंजन जो है आपको ये सारी सर्विसेज वो करता है, डिलीवर करता है, आपकी सारी सर्विसेज को केटर करता है। अब द रीजन व्हाई दिस इज वेरी गुड इज बिकॉज कि जब अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना हो जो आपको इन सारी चीजों को बिल्ट इन करके दे रहा हो, ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। एंड खुद करना इनकी लिस्ट में ही दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। आप अपना एप्लीकेशन बनाओगे या आप इनकी चीजों को चेक करोगे, सही है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब ऐप इंजन के बेसिकली दो एनवायरनमेंट्स होते हैं। दो एनवायरनमेंट्स इसलिए होते हैं डिपेंडिंग कि आपकी एप्लीकेशन क्या चाहती है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले वी हैव योर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट एंड देन वी हैव योर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, okay guys, I would like to add कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है you guys can fire away in the like the messages section. अच्छा, can you change the slide please? Okay, so now the standard environment what it does it अब जैसे is के जैसे इसमें लिखा हुआ है कि it runs pre-configured containers. अब what are containers, ठीक है। कंटेनर्स आर बेसिकली ये कि जब आपका एप्लीकेशन होता है ना उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं,
ठीक है. सो फॉर ऑल द नॉन टेक्निकल पीपल हियर, कंपोनेंट्स वुड बी के उसकी अलग अलग चीज़ें, जैसे उसका स्टोरेज, उसका मेमोरी और उसका सीपीयू, ये सारी अलग अलग चीज़ें. ठीक है. और उसकी लाइब्रेरीज, उसका फ्रेमवर्क, ये सब कुछ. कंटेनर क्या करता है, लाइक द नेम सजेस्ट, वो उस पूरे को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पैक कर देता है. ठीक है. तो इससे ये होता है कि मेरा एक एप्लीकेशन में जैसे उठा के किसी चीज़ को दे सकती हूँ. इसको ऐसे सोच लो कि अगर एक डब्बा है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. वो एक ही बॉक्स है, एक मेकअप बॉक्स है, और उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. तो क्या मैं एक एक चीज़ किसी को उठा के दूंगी, या मैं अपना पूरा मेकअप बॉक्स दे दूंगी? राइट. तो वो पूरा बॉक्स इज लाइक अ कंटेनर. ठीक है. अब उसमें ये है कि स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट बेसिकली ये करता है कि प्री कॉन्फ़िगर्ड कंटेनर्स का मतलब कि कंटेनर का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्डाइज जो लाइब्रेरीज वो सपोर्ट करता है, ठीक है, लैंग्वेजेस के जितने वर्जन वो सपोर्ट करता है, सही है, ये सारी चीज़ें कंटेनर के अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं. ठीक है. लेकिन ये इतनी होती हैं, इतनी एम्पल होती हैं कि आपका एप्लीकेशन आप बना सकते हो. और ये मैं एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ. नॉर्मल यूजर्स के लिए ये काफ़ी होता है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ चीज़ें जो ये प्रोवाइड करता है, परसिस्टेंट स्टोरेज विद क्वेरी सॉर्टिंग एंड ट्रांजैक्शंस. ठीक है. लाइक इतना स्टोरेज आपको मिल जाता है कि आप उसकी क्वेरीइंग, उसकी सॉर्टिंग और ट्रांजैक्शंस ये आपको प्रोवाइड कर देता है. ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग के सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर देता है. Asynchronous task queues for performing work outside the scope of a request. ठीक है. Schedule tasks for triggering events at specified times or regular intervals, and integration with other Google Cloud services and APIs. ये सारे controlled environment में ये आपको दे देता है. ये आपका standard environment हो गया. अब next slide please. अच्छा, अब स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन के बैठने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है. सबसे पहले ये कि लाइक आई सेड, चूंकि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है ना, तो यू कैन ओनली यूज सम स्पेसिफाइड वर्जन्स ऑफ द लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज. जैसे यहाँ पे है, यू हैव सम स्पेसिफाइड वर्जन्स ऑफ ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस दैट आर सो लिस्टेड. एंड द सेकंड वुड बी कि एप्लीकेशन मस्ट कंफर्म टू सैंडबॉक्स कंस्ट्रेंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन रन टाइम. सैंडबॉक्स बेसिकली ये होता है कि इट इज अ कंट्रोल्ड सिक्योर एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स एन आइसोलेटेड स्पेस फॉर रनिंग एप्लीकेशंस. ठीक है. Here, the constraints, they basically refer to the inability of the application to access such resources that may be a security risk. ठीक है. तो उसके हिसाब से सैंडबॉक्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं. सही है. तो इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट जो है, क्या बोलते हैं, स्लाइड प्लीज. ओके. सो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट का वर्कफ्लो बेसिकली ऐसा होता है कि आप अपना ऐप डेवलप करो और उसको लोकली टेस्ट करो, फिर आप उसको एक एसडीके की हेल्प के थ्रू डिप्लॉय करो, और आपका ऐप इंजन जो है उसको मैनेज करेगा, उसको स्केल करेगा, और जो है उसकी सर्विसेज को मेंटेन करेगा. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, अब फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, लाइक द नेम सजेस्ट. No, it's not only for web app development. Actually, you can deploy a lot of, for example, not physical services. You can deploy other sorts of services as well, not just web app development. So yeah. अच्छा, कहाँ पे थे हम? फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में थे, राइट? तो अब सॉरी, अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, ये वेब पे डिप्लॉय होता है, राइट? तो नॉट नेसेसरीली जस्ट वेब ऐप डेवलपमेंट, राइट? फिर उसके बाद वी हैव ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट into train machine learning, or yes, of course they do use cloud computing to train machine learning models as well. They do. So basically आप अपना जो भी प्रोग्राम बनाते हो ना, वो क्लाउड पे डिप्लॉय हो जाता है. इसका मतलब है डिप्लॉय, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप अपना प्रोग्राम डिप्लॉय कर रहे हो. ठीक है. वहां चला रहे हो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय. बेसिकली ये तो आपका प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ओके. ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, हाँ, लाइक द नेम सजेस्ट, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपका जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, यानी आपके हिसाब से. अब देखो, इसमें ये हो जाता है कि जैसे हमारे स्टैंडर्ड में ये हो रहा था कि हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स थे, यहाँ पे हमारे ऊपर कंस्ट्रेंट्स नहीं है. मैं अपने ओएस का खुद का एक इमेज सजेस्ट कर सकती हूँ. ठीक है. और इसी तरीके से मेरे पास कोई लैंग्वेज वर्जनिंग के प्रॉब्लम्स नहीं है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टेंसेस आर हेल्थ चेक, हील एंड कोलोकेटेड. ये 4 जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है. कि मेरी जो इंस्टेंसेस हैं उसको वो हेल्थ चेक कर देगा, उसको अगर कुछ ख़राब हो गया मेरी इंस्टेंस में तो उसको खुद हील कर देगा. और कोलोकेशन का मतलब वो उनको इस तरीके से कोलोकेट कर देगा कि वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें और कोई नेटवर्क प्रॉब्लम्स ना आए.
ठीक है, लाइक लेटेंसी रिलेटेड, सही है। Critical backward compatible updates are automatically applied to the underlying operating system. Now backward compatible updates का मतलब होता है कि सॉरी कि आपका जो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपका जो हाँ सॉरी बैकवर्ड कंपैटिबल अपडेट्स का मतलब होता है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर पैचेस, ठीक है, ऐसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके प्रीवियस वर्जन्स के साथ कंपैटिबल रहे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज के कितने वर्जन्स आते हैं राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो कोई वर्जन्स बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के साथ काम ही नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड जो है कंपैटिबल अपडेट्स, और ये चीज फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली दे देता है। फिर VM instances are automatically located by geographical regions according to the settings in your project. अब इसका ये मतलब है कि आप बताते हो कि आप कौन से सेट ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हो, वो उस हिसाब से खुद ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पे आपकी VM इंस्टेंसेस को लोकेट कर देगा कि उन लोगों के पास हाई अवेलेबिलिटी हो, उन लोगों के पास लो लेटेंसी हो, उन लोगों के पास ट्रैफिक का मसला ना हो, नेटवर्क के इश्यूज ना हो जाए, ठीक है। एंड VM इंस्टेंसेस आर रीस्टार्टेड ऑन अ वीकली बेसिस ताकि वो जो है क्या बोलते हैं लोड उन पे ना हो और वो फ्रेश रहे। अच्छा सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब ये कुछ फीचर्स हैं जो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट देता है। माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है कि ऐसी एप्लीकेशंस जिसका काम ही ये है कि उसकी जो सर्विसेज हैं वो लूजली कपल्ड हैं। लूजली कपल्ड का मतलब कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उन पे रिलाई नहीं करती, और छोटी छोटी सर्विसेज, ऐसी एप्लीकेशंस को भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। ऑथराइजेशन कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑथराइज है या नहीं, या उसकी तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऑथराइज है या नहीं, ये दोनों तरफ का ऑथराइजेशन हो जाता है। आपकी डेटाबेसेस, आपकी ट्रैफिक की स्प्लिटिंग ताकि आपके एप्लीकेशन पे लोड ना हो जाए, तो वो मल्टीपल सर्वर्स पे उस लोड को, उन प्रोसेसेस को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। लॉगिंग के किसने आपका कौन सा कंपोनेंट कब कैसे ट्रिगर हुआ, किसने क्या किया, कोई चेंज हुआ, कब हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीजें लॉगिंग में आ जाती हैं। सर्च इंजनिंग और वर्जनिंग, आपकी एप्लीकेशन की वर्जनिंग हो जाती है। सिक्योरिटी स्कैनिंग, नेम कैशिंग एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेजेस हमारे पास क्या होता है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के, कि आप ये कर सकते हो कि वही चीज, ये जो कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस और लाइब्रेरीज होती हैं, अगर आप इनका जो है क्या बोलते हैं ले लेते हो फायदा, तो उससे ये होता है कि आप अपने कोड पे फोकस कर सकते हो। अगेन अगर कोई चीज है, कोई प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए इन सारी चीजों को देख रही है, ये जैसे पीछे जो इसकी सर्विसेज थी, तो आप ज्यादा उस चीज पे फोकस कर सकोगे जिससे आपको मतलब है, और वो है आपकी एप्लीकेशन, राइट। सेकंड वुड बी the customize the runtime and the operating system of your virtual machine. Standard runtimes include all of these, ठीक है। आप अपने रन टाइम्स और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने जो है वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि आप खुद एक OS की इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड द थर्ड वुड बी कस्टमाइज और प्रोवाइड रन टाइम्स बाय सप्लाइंग अ कस्टम डॉकर इमेज, ठीक है। अगेन आप अपने रन टाइम एनवायरनमेंट को खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर जो है क्या बोलते हैं इमेज यू वांट टू यूज, कि आप चाहते हो आपका जो क्या बोलते हैं जो आई एम सॉरी आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन से रन टाइम के हिसाब से आपको किस चीज पे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, one of the main differences between standard environment and the flexible environment would be कि even though standard environment चूंकि आपका standard environment pre configured होता है, ठीक है, उसमें इतनी सारी configurations at run time उसको check नहीं, मतलब उनको follow नहीं करनी पड़ती, तो इसका इंस्टेंस स्टार्टअप सेकंड्स में होता है। लेकिन अगेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल कम है। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट ऑल्दो मिनट्स लेता है, यानी उससे ज्यादा टाइम, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल ज्यादा है, राइट। SSH एक्सेस आपको स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता। SSH एक्सेस होता है कि बेसिकली यू एक्सेसिंग अदर सिस्टम्स, ठीक है, विया SSH, तो जो है वो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट करता है। फिर उसके बाद राइट टू लोकल डिस्क में आपका स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट आपको वो चीज नहीं देता, लेकिन जो है फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपको ये चीज देता है, ठीक है। Okay, so flexible takes longer because you, again, like I said, you have more control over your infrastructure, right? So your configurations, basically, that's what makes it take longer. फिर उसके बाद you have your support for third party binaries में आ जाता है कि भाई वो certain languages को support करता है, लेकिन flexible environment
सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें वही आ जाता है कि जितनी ये सारी जो वर्जन कितने कोई भी वर्जन आप किसी लैंग्वेज का यूज कर लो। नो वी कैन कॉन्फ़िगर ऑन द स्टैंडर्ड वंस, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो उसमें हमें लिमिट्स दी हुई हैं। उन लिमिट्स के बाहर हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सम स्पेसिफिक वर्जन्स ऑफ गिव राइट नाउ, और सम ओएस, एनी ओएस जो है क्या बोलते हैं जिसकी लिस्ट वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा फिर मैं कोई और इमेज नहीं प्रोवाइड कर सकती। Okay, I'll come to that question, but please let me finish this slide first. Okay, so network access में basically ये होता है कि जैसे चूंकि आपका environment controlled है, right, standard में, तो आप सिर्फ ऐप इंजन की सर्विसेज के थ्रू ही जो है नेटवर्क का एक्सेसिंग कर सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपको डायरेक्टली ये चीज़ डायरेक्टली करने देता है, ठीक है, आपको ये लिबर्टी होती है। फिर प्राइसिंग मॉडल में आ जाता है कि इसमें आपका एक फ्री टियर है, लेकिन चूंकि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दिस प्रोवाइड्स यू अ लॉट मोर लिबर्टी एंड all of the things that you are using. So what you do is कि you pay per hour. Next slide, please. Okay, so basically we are going to talk about cloud functions. Cloud functions क्या होते हैं basically कि किसी एक event पे trigger होते हैं, ठीक है, एक certain event होता है जिसपे cloud function trigger होते हैं। For example, like अगर हम event की बात करें, जब हमारे database में कोई new user create होगा basically, तब हम चाहते हैं हमारा जो function है execute हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपको उसी वक्त एक ईमेल आ जाती है वेलकम टू आवर ऐप और वेबसाइट, ठीक है। तो किस तरह से हो रहा है बेसिकली, वो यही एक इवेंट है जो लाइक आपके डेटाबेस में होगा। जब एक न्यू यूजर क्रिएट होगा बेसिकली, तो उन क्लाउड फंक्शन रन होगा और आपको ईमेल सेंड हो जाएगी। अच्छा, क्लाउड फंक्शन जो होते हैं ना बेसिकली वो लाइक सर्वरलेस होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक सर्वरलेस और नॉन सर्वरलेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक नॉन सर्वरलेस में क्या होता है कि आपको अपनी वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। लाइक उसमें बताना पड़ता है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है, कितने प्रोसेसर होंगे, कितनी रैम हम करेंगे, और लाइक उसको हमें स्केल अप भी करना पड़ता है। लाइक सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, ठीक है। नॉन सर्वरलेस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद हैंडल होता है ऑटोमेटिकली। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कितने रैम, और ये स्केल अप ऑटोमेटिकली हो जाता है और स्केल डाउन भी। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं स्केल अप और स्केल डाउन की बात करूँ कि लेट्स से अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर लाइक 50 यूजर्स हैं, ठीक है, और ये इंक्रीज होते रहें, ठीक है, तो सर्वरलेस में क्या होगा, उसके सर्वर के मल्टीपल इंस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है, और फिर जो यूजर्स होंगे बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो सब इंस्टेंस पे। क्लाउड फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली लाइट वेट होते हैं और इवेंट बेस्ड होते हैं। लाइक किसी इवेंट पे बेसिकली ट्रिगर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्लाउड फंक्शंस का एक सिंपल पर्पस होता है बेसिकली। हम अपना ऐप का जो लॉजिक है उससे अलग, लाइक हम सिंपल लॉजिक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका बेसिकली सिर्फ ये एक पर्पस है और वो उस पर्पस बेसिकली सर्व करता है, ठीक है। उसके अलावा हमें सर्वरलेस में लाइक अगर हम बात करें, सर्वरलेस में हमें सिर्फ लाइक उतना ही पे करना पड़ता है जितनी हमारी रिक्वेस्ट की टाइमिंग है। फॉर एग्जांपल लाइक नॉन सर्वरलेस में क्या होता था, हमारा जो सर्वर है बेसिकली वो 24 आवर चल रहा है, लेकिन सर्वरलेस में हमारा सर्वर लाइक सिर्फ तभी वो चलेगा, लाइक रन करेगा जब कोई रिक्वेस्ट आएगी या कोई यूज़र होगा, ठीक है, और तभी हमें सिर्फ उतना ही पे करना है। उसके अलावा क्लाउड फंक्शंस को हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, नोड.जेएस, पाइथन, और इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, आई गेस रस्ट है, जावा है। Kubernetes. So Kubernetes is basically Kubernetes actually एक open source जो है क्या बोलते हैं tool है basically, जो कि it helps you in the in container orchestration. It's a container orchestration tool to be more specific, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a container orchestration tool to simplify the management of containerized environments. As we previously discussed, कंटेनर क्या होता है, वो चीज जो आपके एप्लीकेशन की सारी इर्द गिर्द की चीजें और आपके एप्लीकेशन इटसेल्फ को एक जगह पैक कर दे। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वुड बी व्हाट कि यू हैव मल्टीपल कंटेनर्स, ठीक है, जिनको आपको साथ लेके चलना है। उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी जो है मेंटेनेंस, ये सारी चीजें क्यूबरनेटीज आपकी हेल्प करता है करने में, ठीक है।
It can be installed or on a group of your own managed servers or run as a hosted service in Google Cloud. Google Cloud supports Kubernetes. Well, coming to the question, is AWS Cloud and Google Cloud almost same? It depends कि आप को किसकी सर्विसेज या किसकी जो है बिलिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, I believe. So, acha, coming back to the slide. Kubernetes lets you install the system on local servers in the cloud, manage container networking and data storage, deploy rollouts and rollbacks, monitor and manage container and host health. What this means is कि local servers यानी आप ये system चूंकि open source है, आप इसको कहीं भी use कर सकते हो, ठीक है? इसका वो नहीं है ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो या कैसे किस चीज में कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? मैनेज कंटेनर नेटवर्किंग, अगेन कंटेनर नेटवर्किंग इसलिए आ जाता है कि अगेन see you have multiple containers, ठीक है? You need to control the way they communicate with one another, सही है? तो उनके दरमियान का नेटवर्क, ठीक है? And the data storage, सही है? फिर उसके बाद अच्छा rollouts and rollbacks. What are rollouts and rollbacks? They are basically you updating a functionality that will be roll out, ठीक है? And roll back would be कि you going back to the functionality, सही है? तो version history का काम आ जाता है इसमें, ठीक है? And then again you can monitor and manage container and host health, ठीक है? आगे sorry, next slide. अच्छा again अब इन तीनों चीजों में क्या फर्क है? Now there's a lot of confusion between containers and Dockers and Kubernetes. Container would be a software that allows you again to package your application with all of the things around it that are building the application. That is your container. Docker क्या होता है? Docker is a service that allows you to do that. It helps you in doing that. ठीक है? That is Docker, and Kubernetes is a service that allows you to manage multiple of such containers of such Docker containers. ठीक है? So basically that. Next slide, please. Okay. So अच्छा अब Google provides a service called GKE, ठीक है? Google Kubernetes Engine, ठीक है? For doing so, and जो है next slide please. ओके सो क्लाउड रन भी एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है? सर्वरलेस आर्किटेक्चर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है? लाइक हमें नहीं कॉन्फ़िगर करना पड़ता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रोसेसर और कितने रैम हमें लाइक नीड है, ठीक है? और अगर इन केस अगर हमारे यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्केल अप कर जाता है। उसके अलावा बेसिकली इसको लाइक मैनेज और डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अदर देन लाइक अगर कंप्यूट इंजन की बात करें उसमें हमें लाइक बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है? क्लाउड रन में ऐसा कुछ नहीं है, लाइक बहुत सिंपल 3 प्रोसेस में हम लाइक अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने एक सोर्स कोड अपना लिखा कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक है? हम उसको कंटेनराइज करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन को इमेजेस बनाएंगे और उसके बाद उसको क्लाउड रन पे बेसिकली डिप्लॉय कर देंगे, लाइक 3 प्रोसेस में। इसके अलावा हाँ, जैसे कि मैंने बताया था सर्वरलेस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि वी ओनली हैव टू पे फॉर द टाइम दैट द रिक्वेस्ट हैज़ बीन हैंडल। लाइक अगर एक यूज़र है, सही है, उसने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करी है, ठीक है? और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया है, ठीक है? और इसके बीच में लाइक सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड्स का टाइम एग्जीक्यूट, लाइक 2 सेकेंड्स लगे सर्वर को रिस्पॉन्ड बैक करने में और इस पूरे रिक्वेस्ट को, तो यू हैव ओनली हैव टू पे लाइक फॉर 2 सेकेंड्स, सही है? कंप्यूट इंजन में क्या होता था कि हमें पे करना पड़ता था, लाइक कितने वर्चुअल मशीन्स हमने यूज़ किए हैं, कितने रैम और क्या कहते हैं प्रोसेसर, ठीक है? और नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर जैसे कि कंप्यूट इंजन हो गया हमारा, वो 24 आवर्स जो है वो रन करता था, ठीक है? चाहे यूज़र्स हो या ना हो। क्लाउड रन में क्या होता है, लेट्स से अब हमारे पास यूज़र्स नहीं है, कोई वेबसाइट पे कोई यूज़र नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है, सर्वर होता है, वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है ना? और जब कोई यूज़र आता है तो दोबारा से रीस्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, जब वो वापस रीस्टार्ट होता है फर्स्ट यूज़र के लिए, जो रिक्वेस्ट टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जब वो एक बार रीस्टार्ट हो गया उसके बाद अगर उस सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक नॉर्मल फास्ट होगी, सही है, एज़ कम्पेयर टू अदर। लाइक फर्स्ट टाइम बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज
every time it has to start. कंप्यूटर इंजन में ऐसा नहीं होता, लाइक द सर्वर इज ऑलवेज रनिंग 24 आवर्स. अच्छा, अब जो है बेसिकली हमारी अगर एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या फिर कोई ऐप है, उसका डाटा भी तो हमें स्टोर करना है, राइट? सो गूगल प्रोवाइड हमें गूगल जो है बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए. जैसे हमें पास ऑप्शंस हैं, रिलेशन डेटाबेस, नॉन रिलेशन डेटाबेस और वर्ल्ड वाइड ऑब्जेक्ट स्टोरेज. अच्छा, इसमें जो सर्विसेज हैं जैसे कि हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड एसक्यूएल है, क्लाउड स्पैनर है, फायरस्टोर है और क्लाउड बिग टेबल्स है. क्लाउड एसक्यूएल और क्लाउड स्पैनर बेसिकली हमारे रिलेशन डेटाबेस है. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली क्लाउड स्टोरेज उसी पे आएगा. अच्छा, क्लाउड एसक्यूएल और क्लाउड स्पैनर बेसिकली जो है रिलेशन डेटाबेस है, लाइक उसमें जो डाटा रिप्रेजेंट होता है ना, वो लाइक रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है. और नो एसक्यूएल में डेटाबेस बेसिकली हम डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, क्लाउड स्टोरेज में बेसिकली क्या होता है कि बहुत कॉमन यूज केसेस जो हैं वो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक वीडियो, इमेजेस या फिर पीडीएफ हमने स्टोर करनी है, तो लाइक हम क्लाउड स्टोरेज में उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं. या फिर हमने कोई बैकअप रखना है, ठीक है, लाइक बैकअप डेटाबेस या बैकअप कुछ भी डाटा, वो हम क्लाउड स्टोरेज में इजीली उसको रख सकते हैं. अच्छा, क्लाउड स्टोरेज में मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर होता है, ठीक है, जैसे कि आप बताए थे ना वर्ल्ड वाइड ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली दिस इज इट. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि हमारी इमेजेस हो गई, ठीक है, ऑडियो फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई, ये अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और क्लाउड स्टोरेज में मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम स्टोर करते हैं. अच्छा, स्ट्रक्चर डाटा बेसिकली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें हम इजीली उसको क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. हमारे पास बेसिकली 4 बेसिक क्लाउड स्टोरेज क्लासेस होती हैं, सही है, जिसमें हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड, आ जाता है नियर लाइन स्टोरेज, क्लाउड कोल्ड लाइन और आर्काइव, ठीक है. स्टैंडर्ड में क्या होता है, बेसिकली हम वो डाटा स्टोर करते हैं जो हमें बहुत फ्रिक्वेंटली चाहिए, ठीक है. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ फेसबुक की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम फीड रिफ्रेश कर रहे हैं, सही है, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक बहुत फ्रिक्वेंटली डाटा हम सर्वर से लाइक रीड कर रहे हैं, ठीक है. नियर लाइन में हम वो डाटा स्टोर करते हैं बेसिकली जिसमें हमें लाइक वंस पर मंथ जो है बेसिकली हमें डाटा को रिट्रीव करना पड़ता है. जैसे कि लाइक अगर मैं मेरा एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक प्रीवियस मंथ मुझे ये देखना है कि मेरी कितनी सेल्स हुई थी, ठीक है, बेसिकली, तो मैं वो चेक कर सकता हूँ. बाकी ऐसे ही हमारे पास कोल्ड लाइन स्टोरेज है और आर्काइव है, जिसमें मोस्टली आर्काइव में बेसिकली हम मोस्टली जो है हम अपना बैकअप रखते हैं, ठीक है. इन केस अगर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है तो हम आर्काइव स्टोरेज से बेसिकली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं. अच्छा, इन सब में बेसिकली कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि लाइक अनलिमिटेड स्टोरेज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज ही हम जो है बेसिकली रख सकते हैं, ठीक है. और वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि लाइक हम वर्ल्ड में कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. और लाइक जो रिस्पॉन्स टाइम है बेसिकली वो ज़्यादा फास्ट है. और क्लाउड स्टोरेज में बेसिकली जो डाटा होता है ना, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं बकेट्स की फॉर्म में, ठीक है. हर बकेट्स का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, और वो किसी ना किसी लोकेशन पे बेसिकली वो बकेट जो है डिप्लॉय होती है. फॉर एग्जांपल लाइक एवरी क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन, यस, बिल्कुल. हाँ, तो बेसिकली बकेट्स के अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर, ठीक है. अब वो बकेट जो है बेसिकली वर्ल्ड में कहीं भी हम उसको हैं. अच्छा, क्लाउड स्टोरेज के अंदर बेसिकली एक इशू ये आता है कि डाटा इम्यूटेबल है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने डाटा को स्टोर कर लिया है, ठीक है, मैं उस डाटा को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. मैं उस डाटा का बेसिकली अगर मुझे इस डाटा को एडिट करना है तो मुझे उसका एक न्यू वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा जो प्रीवियस वर्जन को बेसिकली ओवरराइड करेगा. फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने अपनी एक पिक्चर ली, ठीक है, आपने उस पर फिल्टर अप्लाई करा, ठीक है, आपको उस फिल्टर अच्छा लगा, लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, मुझे वापस से अपनी नॉर्मल पिक्चर चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी थी. तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नॉर्मल पिक्चर लाइक जो है प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं. तो वो इसी तरह से अचीव हो सकता है, लाइक कि हम प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं. ये नहीं कि ओरिजिनल पिक्चर चेंज हुई है, नहीं, आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली. व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए क्लाउड स्टोरेज पे लाइक डाटा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब इम्यूटेबल होते हैं.
हम अगर कुछ चेंज करना है ना बेसिकली, आप तो लाइक यूजर तो लाइक जस्ट सिंपली जस्ट गोना चेंज द टेक्स्ट, राइट? लेकिन होता क्या है बेसिकली, बिहाइंड द सीन की एक न्यू वर्जन क्रिएट होता है जो प्रीवियस वर्जन को ओवरराइट करता है, ठीक है? और यूजर को लाइक ऐसे ही लगता है कि न्यू वर्जन है, बेसिकली हमने एडिट कर लिया है, बट लाइक हम एडिट डायरेक्टली नहीं कर सकते। और जो इसे मैं बताया कि ऑब्जेक्ट्स हम ट्रैक रख सकते हैं प्रीवियस वर्जन का, ठीक है? वो बेसिकली ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इट्स गोना ट्रैक द प्रीवियस वर्जन। जैसे कि अगर हमें प्रीवियस वर्जन पे जाना है, आपने एक फाइल एडिट करी, ठीक है? अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार, कुछ गलत एडिट कर दिया, आई वांट गो बैक, सही है? तो आप इजीली जो है प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं। अच्छा, अब रिलेशन डेटाबेस के अंदर जो है हमारे पास क्लाउड एसक्यूएल है और क्लाउड स्पैनर है, ठीक है? दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, रिलेशन डेटाबेस आर मोस्ट कॉमन, ठीक है? इसमें लाइक जो डाटा होता है वो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, ठीक है? जैसे कि रोज कॉलम हो गई, ठीक है? और रिलेशन डेटाबेस में एक आसानी ये होती है कि अगर हमें रिलेशन बनाना है लाइक वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है? तो वो बहुत ईजीली क्रिएट कर सकते हैं और लाइक इजीली क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर हम नो स्किल की बात करूँ, ठीक है? उसमें लाइक थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं हमें, लेकिन लेकिन हो जाता है। और एसक्यूएल में आसानी ये भी है कि हम क्यूरी रिलेशन डेटाबेस के ऊपर क्यूरी इजीली कर सकते हैं, लाइक डाटा को रीड करवा सकते हैं और राइट करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू नो एसक्यूएल। अच्छा, क्लाउड एसक्यूएल के रीजंस लाइक व्हाई डू वी नीड क्लाउड, क्या फ़ायदा है, ठीक है? सबसे पहले तो लाइक इसमें हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, ना मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है? और हम इसको स्केल अप कर सकते हैं लाइक 96 प्रोसेसर और 624 जीबी रैम या 34 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज, ठीक है? इसमें हमें लाइक ना मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ना हमें लाइक इसमें लाइक बहुत ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शंस है हमारे पास। उसके अलावा बेसिकली हमारे पास ये है कि हम ईज़ी टू स्केल कर सकते हैं और आवर डाटा इज समथिंग। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑटोमेटिकली जो होता है हमारा डाटा कॉपी होता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर इन केस हमारा डाटा लॉस हो गया, क्लाउड एसक्यूएल में आपने कोई ऐसी कमांड रन करी, लाइक आपने अपना डाटाबेस एक रो जो है बेसिकली टेबल डिलीट कर दिया, ठीक है? तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। वो बिकॉज हमारा जो डाटा होता है ना क्लाउड एसक्यूएल के अंदर, वो ऑलरेडी लाइक कॉपी हो जाता है, सही है? उसका रिप्लिकेट बन जाता है, ठीक है? तो इन केस अगर समथिंग गोज रॉन्ग, वी कैन ऑलवेज लाइक रिकवर इट। अच्छा, क्लाउड स्पैनर भी हमारे पास एसक्यूएल है, ठीक है? और इसको हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, you guys can see the screen, right? Like for example, like I have a user, okay, and this is our server, okay. सो अगर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया लाइक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होगा, 2 GB रैम होगी, ठीक है मेरी। हम्म, और 4 प्रोसेसर होंगे मेरे, मतलब CPUs होंगे, ठीक है? लेट्स से हमारे पास इन केस अगर यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, 100 यूज़र हो जाते हैं, ठीक है? तो मेरे पास जो है स्केल अप करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसको वर्टिकुलर स्केल कर सकता हूँ या हॉरिजॉन्टली, ठीक है? वर्टिकुलर में क्या होता है बेसिकली, हमारा जो सर्वर होता है बेसिकली, वो साइज़ में इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक 2 GB अगर रैम यूज़ हो रही है, तो उसके बदले में हम 6 GB रैम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? प्रोसेसर 8 हो सकते हैं, सही है? इसी तरह अगर यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास अगर यूज़र्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो उसके इंस्टेंस बन जाते हैं, लाइक उसके लाइक मल्टीपल इंस्टेंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 CPU हैं और 2 GB रैम है, तो इसके लाइक मल्टीपल इंस्टेंस बन जाएंगे इन केस अगर हमारा यूज़र्स इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट है वो कुछ इस तरह से होगी कि एक रिक्वेस्ट जो है इस सर्वर को जाएगी, एक इस सर्वर को जाएगी और एक इस सर्वर को। इस वजह से लोड जो है लाइक हर सर्वर पे लाइक बैलेंस रहेगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट। या
ठीक है। तो क्लाउड स्पैनर में हम वर्टिकल तो नहीं लेकिन हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक एक और लाइक फन फैक्ट इसमें लाइक क्लाउड स्पैनर इज बेसिकली $80 बिलियन डॉलर बिजनेस ऑफ गूगल क्लाउड। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, क्लाउड स्पैनर हमें कब यूज़ करना चाहिए, लाइक हेलो, सॉरी सॉरी। अच्छा, क्लाउड स्पैनर लाइक किस एप्लीकेशन के लिए क्लाउड स्पैनर सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने रिलेशन लाइक आपकी एप्लीकेशन में रिलेशनशिप्स आते हैं, मतलब लाइक रिलेशन है मैनी टू मैनी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिलेशन की बात करूँ मैं, एक एग्जांपल एप्लीकेशन जैसे कि जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है। आप एक यूज़र हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया लाइक वन टू मैनी का, ठीक है। इस तरह की अगर आपकी एप्लीकेशन है जिसमें लाइक बहुत सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो क्लाउड स्पैनर इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा क्लाउड स्पैनर की एक और अच्छी लाइक बात ये है कि जो डाटा होता है बेसिकली वो मल्टीपल जोन्स पे डिवाइड हो जाता है। इन केस फॉर एग्जांपल लाइक अगर एक सर्वर है, ठीक है, डेटाबेस बेसिकली एक जोन पे डिप्लॉय है, ठीक है। तो जो दूसरे जोन्स होते हैं बेसिकली उस पे वो डाटा कॉपी हो जाता है, ठीक है। इन केस अगर वो जोन जो है अनअवेलेबल है तो दूसरे जोन से डाटा जो है आपके पास आएगा, ठीक है। मतलब कि यूजर रीड और राइट कर सकता है इस डेटाबेस पे विदाउट एनी डिफिकल्टीज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नो एसक्यूएल के, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है फायरस्टोर और क्लाउड बिग टेबल्स। अच्छा, फायरस्टोर जो है वो फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबल से मतलब कि लाइक हमें एसक्यूएल में बेसिकली अगर हम कोई एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसका स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है, सही है। जैसे कि हमें बताना पड़ेगा यूज़र नेम है तो ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, एज है बेसिकली नंबर होगा, सही है। फायरस्टोर में जो है बेसिकली नो एसक्यूएल को फॉलो करता है, ठीक है, और हमें वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम डिफाइन करें या ना करें, ठीक है। उसके बाद ये भी स्केल हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है, और ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अच्छा, NoSQL डेटाबेस में जैसे मैंने बताया था इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, NoSQL डेटाबेस के अंदर जो बेसिकली हम रिट्रीव करना चाहें अगर एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, हम उसके ऊपर फिल्टरिंग कर सकते हैं। और एक और चीज़ जैसे कि अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो उसके अंदर हमें अगर एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इंडेक्सेस हमें खुद कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन NoSQL में ऐसा नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंडेक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही मैनेज हो जाएँगे। अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली बिग टेबल की बात करते हैं। अच्छा, ये भी जो है NoSQL को फ़ॉलो करता है, ठीक है। बट लाइक इसका पर्पस ये है कि अगर आपके पास लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा थ्रूपुट है, लाइक आपके रीड और राइट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक आपकी एक एप्लीकेशन है, उस पे आप पर सेकंड जो है बहुत सारे यूज़र्स हैं लाइक रीड करवा रहे हैं और राइट करवा रहे हैं, जैसे कि अगर व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। मल्टीपल यूज़र्स एक ही टाइम पे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बिग टेबल एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास जो गूगल क्लाउड आपको देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। उसके अलावा किन एप्लीकेशंस के लिए ऑपरेशंस एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, या फिर एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उन उन एप्लीकेशंस के लिए बिग टेबल लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, हाँ मानो। Okay, so um, now, uh, एक जी मिनट। यस, जी बेसिकली जी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बाकी टेबल से, बिकॉज लाइक इसमें थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक वगैरह, इसमें लाइक यूज़र्स जो हैं बेसिकली पर सेकेंड बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट होगी वो लाइक पर ऑपरेशंस के हिसाब से होगी और बाकी चीज़ें या एग्जैक्टली, जैसे कि ट्विच हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। या मान कंटिन्यू। ओके, सो एपीआईज। अच्छा, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद के एपीआईज होती क्या है। एपीआईज बेसिकली आपकी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इनेबल करती हैं आपको कि आप दूसरी सर्विसेज से कम्युनिकेट कर सको। उनकी बीच की जो डेटा ट्रांसमिशन हो जाती है, जो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज बेसिकली द एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा, ठीक है। उस वो एपीआईज का मकसद ये होता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब एपीआईज को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ क्लीन वेल डिफाइंड इंटरफेस। इंटरफेस आपका होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आर्किटेक्चर, एक होता है इंटरफेस। अच्छा गाइस, आई एम गोना से इट अगेन, 4 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग सेम लिंक के साथ ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर होता है कि आपके कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, उनकी आपस में क्या कम्युनिकेशन है, कैसे है हो रही है, उनकी कैसे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये होता है आर्किटेक्चर इंटरनल। इंटरफेस आपका थोड़ा सा एक्सटर्नल आ जाता है, यानी दूसरी सर्विसेज कैसे आपके एप्लीकेशन के साथ या आपकी सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो इंटरफेस में बेसिकली आपकी जो है पॉलिसीज आ जाती हैं कि दूसरी एप्लीकेशन कैसे आपके एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज। अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज का मतलब ये होता है कि अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपकी एपीआई वर्क कर कैसे रही है, इसकी फंक्शनैलिटी हो कैसे रही है, उसका वो एब्स्ट्रैक्ट कोडिंग जो आपसे जिसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज बिकॉज, चूंकि ऊपर जैसे लिखा हुआ है कि अ क्लीन वेल डिफाइंड इंटरफेस, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जब कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक एपीआई के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो वो कम्युनिकेशन बॉदर नहीं होगी अगर मैं एपीआई की वर्जन चेंज कर दूंगी, यानी उसकी अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अगर मैं उनको चेंज कर दूं, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन जो मेरी एपीआई को कॉल कर रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी उसके अंदर की जो कोडिंग है जो मुझसे बिल्कुल इररेलेवेंट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर वहीं पे तीसरा पॉइंट आ जाता है, इसी से निकल के तीसरा पॉइंट आ जाता है कि चेंजेस टू द एपीआई आर मेड विद वर्जन्स। यानी जब एक एपीआई की, जैसे मैंने अभी बोला, एक रोल, जैसे अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया रोल आउट्स एंड रोल बैक्स, राइट। रोल आउट्स वुड बी अपडेटिंग अ फंक्शनैलिटी एंड रोल बैक वुड बी like deleting or going back in a functionality, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि जब हम manually, no, I would like you to go ahead, we were done with the slide। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारी एपीआईज होती हैं। अब नाउ लेट्स कम टू रेस्ट एपीआई, ठीक है। इसके पोस्टुलेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले वी हैव अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स अ सर्विस मस्ट कंप्लाई विद। रेस्ट है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। बेसिकली ये जो निकला है वो जिस तरीके से हमारा www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आर्किटेक्चर, ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर ही है रेस्ट, ठीक है। जिस तरीके से हमारा www का आर्किटेक्चर वर्क करता है, ये उससे जो है क्या बोलते हैं निकला है, ठीक है। इसका जो है क्या बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी गाइज, ओके हाँ सही है। तो बेसिकली ये एक, अच्छा इससे पहले हम थोड़ा और आगे जाएं, हमें आर्किटेक्चर, ओके, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे जाएं, हमें आर्किटेक्चर और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर मोर इंटरनल होता है, ये वेट हम ये चीज कर चुके हैं सॉरी, ओके। रिप्रेजेंटेशनल के अंदर आर और ई आ जाता है, ओके। अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास ये आ जाता है कि ये क्या करता है, रेस्ट में बेसिकली आपके पास पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है ना, इसके अंदर आपकी पॉलिसीज होती हैं कि सिक्योरिटी बेस्ड पॉलिसीज होती हैं एंड ऑथराइजेशन बेस्ड पॉलिसीज होती हैं। The reason why we use REST is because, and the reason why it's popular is because again it is more influenced from the way the web का architecture उससे ये ज़्यादा influenced है। क्यों? क्योंकि ये एक जो है एक कॉमन, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट यूज करता है एपीएस का। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब दो सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है, तो अगर उनका कम्युनिकेशन का फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है, हमारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वो पॉलिसीज जो हैं जो ये यूज कर रहा है, जिन पॉलिसीज के बेस पे हम फिर इसकी जिस पॉलिसीज के बेस पे हम बनाते हैं, उससे ये होता है कि हमारे जो सिस्टम है वो एक मोर प्रोसीजरल और एक मेथोडिकल वे में चला जाता है, उसका एक फॉर्मेट एक स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है एन एपीआई दैट यूजेस एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स, ठीक है। Why does it use HTTP request? Again, because it is influenced from the web's architecture, ठीक है। So basically the services, they are communicating with one another
वी आर द वे द वेब वर्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव के द डिजाइन टू वही चीज स्पेसिफिक यूनिवर्सल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अच्छा, व्हाई इज इट ग्रेट फॉर क्लाउड एप्लीकेशंस? यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज दे आर स्टेटलेस। व्हाट डज स्टेटलेस मीन? स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल मैं एक एपीआई कॉल करती हूँ, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट जब उस एपीआई के पास जाती है तो वो ये नहीं देखेगा कि ओ माय गॉड ये बंदा पहले आ चुका है तो चलो इसको जाने देते हैं। नहीं, वो हर बार चेक करेगा कि मैं उन कंस्ट्रेंट्स में, उन पॉलिसीज में बैठती हूँ या नहीं कि ये मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, ठीक है। इससे ये होता है हमारी जो डीडॉस अटैक्स होते हैं, डीडॉस अटैक्स होते हैं आपके डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। वो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ ओवरली एग्जॉस्टिंग एन एप्लीकेशन, बार बार उसको फजूल किस्म का ट्रैफिक भेजकर, ठीक है। तो भेजकर, सॉरी नॉट भेजकर, भेजकर जो है, तो इस तरीके के चीजों को कवर करने के लिए, ऐसी चीजों से अपने एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, हम स्टेटलेस रखते हैं, ठीक है, ताकि वो हर किस्म की रिक्वेस्ट को अंदर ना आने दे। वो जो है चेक करे कि ये जो रिक्वेस्ट है या ये मेरे कंस्ट्रेंट्स में बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, मैं इसे अंदर आने दूं या ना दूं। और ऑथेंटिकेशन, वही चीज ऑथेंटिकेशन उसकी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब एपीआईज हमने समझ लिया क्या होती हैं, ठीक है, उनका हमने वो समझ लिया कि उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल हम कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, हिरा जस्ट ड्रॉप्ड अ लिंक टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप इन द मैसेजेस सेक्शन, सो प्लीज गो अहेड एंड जॉइन दैट इन ऑर्डर टू बी कनेक्टेड टू अस विया व्हाट्सएप। अच्छा, फिर उसके बाद एपीआईज के अंदर हमारी क्या डिफिकल्टीज आती हैं जब हम एक एपीआई बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक एपीआई बनानी है, राइट। तो इंटरफेस की डेफिनेशन, वही चीज, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, उसकी इंटरेक्शन कैसे होगी, उसकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, सही है, उसकी वही ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कौन सी सर्विस को मैं ऑथेंटिकेट करूं, ठीक है, किस किस्म के यूजर को मैं ऑथेंटिकेट करूं, सही है, मैनेजमेंट एंड स्केलेबिलिटी। अगर मेरी एपीआई के पास बहुत सारी कॉल्स आ गई एकदम से, ट्रैफिक ओवर पॉपुलेट हो गया है, ठीक है, तो मेरी एपीआई उसको संभाल सकेगी क्या? वो एंड टाइम पे क्या वो इतने स्केल या बढ़ सकेगी कि मैं उस पूरे ट्रैफिक को केटर कर सकूं? एंड लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में वही कि कौन मेरी एपीआई को कॉल कर रहा है, मेरी एपीआई ने क्या क्या रिजल्ट्स दिए, किस किस चीज का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगेन वही बात आ जाती है। अगर मैं ये खुद करने बैठूं तो मेरा जो मेन काम है विच इज द एपीआई इटसेल्फ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। ये जो चीजें होती हैं ये मेरे मकसद के इर्द गिर्द वाली चीजें, राइट। तो अगर मुझे इसमें मदद मिल जाए दैट वुड बी ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस मकसद के लिए गूगल हैज अ सर्विस कॉल्ड क्लाउड एंड पॉइंट्स, ठीक है। व्हाट डज इट डू? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड एपीआई मैनेजमेंट सिस्टम। हियर डिस्ट्रीब्यूटेड मींस के जैसे मेरी एपीआई के जो प्रोसेसेस हैं वो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली मेरे सारे प्रोसेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंगस्ट वेरियस सर्वर्स, ठीक है, ताकि इसकी लेटेंसी लो रहे, उसकी अवेलेबिलिटी हाई रहे और मेरी एपीआई का जो सर्वर है वो ओवरवर्क ना हो जाए, मेरी एपीआई बैठ ना जाए, मेरा कोड ना फट जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अब और ये क्या करता है, मैं एपीआई को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए ये मुझे कंसोल प्रोवाइड करेगा, होस्टिंग, लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड अदर फीचर्स के लिए ये मुझे सर्विसेज अप्लाई करेगा। एंड यूज विद एनी एपीआईज दैट सपोर्ट द ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन बेसिकली रेस्ट एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन का एक फॉर्मेट है, उसको हम ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स एप्लीकेशंस रनिंग इन ऐप इंजन, ये ऐप इंजन जीकेई एंड कंप्यूट इंजन के जो है को सपोर्ट करता है ये, और ये उसके नीचे जो पोस्टुलेट में लिखा हुआ है क्लाइंट्स इंक्लूड दीज आर द क्लाइंट्स। नेक्स्ट जो है क्या बोलते हैं, स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा एपीआई का टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिक्योरिटी पे। अब अगर आप अपना पूरा ओके फॉर एवरी सिंगल न्यू पर्सन दैट जस्ट जॉइंड, प्लीज ये जो व्हाट्सएप लिंक है आप लोग इसको ज्वाइन कर लो टू स्टे कनेक्टेड विद अस विया व्हाट्सएप, सही है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज बेसिकली कि जब आप अपना पूरा एक एप्लीकेशन आप अपना क्लाउड पे डाल रहे हो, ठीक है, आपका पूरा डेटा आपका क्लाउड पे है, तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? यानी कोई अगला बाहर का बंदा आके उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है, या वो अंदर से जो है उसकी चीजें साफ रहें, उसका उस
इतने बड़े, अगर इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सिक्योरिटी लेवल्स भी ज्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी डिजाइन है, ठीक है, क्लाउड का. हमारे पास जैसे जैसे आप लोग देख सकते हो 5 लेयर्स हैं, ठीक है. सबसे बेसिक हमारा शुरू होता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हार्डवेयर डिजाइन एंड प्रोवेनेंस. गूगल एक्चुअली इज नोन फॉर, एंड ये जो जितने भी बड़े ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या करते हैं कि दे नॉट यूजुअली यूज थर्ड पार्टी जो है क्या बोलते हैं सर्वर्स, ठीक है. समटाइम्स फॉर सम सर्विसेज देयर आर सम जो है क्या बोलते हैं सर्विसेज जिसमें थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज हो जाते हैं. लेकिन मेनली Google and AWS and Microsoft Azure even, they have their own जो है क्या बोलते हैं server chips, they have their own data centers, they have their own physical technology, ठीक है. तो the thing is कि उसके टेक्नोलॉजी की configuration and making according to Google's policies है, सही है. फिर secure bootstrap, basically इसका ये मतलब है कि गूगल क्या करता है कि इट यूजेस एक्सेलरेटर्स, बूस्टिंग एक्सेलरेटर्स, ताकि जो है क्या बोलते हैं ये सही किस्म के फिजिकल सर्वर को बूट करे, ठीक है, कोई गलत चीज ना आ जाए बीच में. एंड प्रेमिसेस सिक्योरिटी में हमारी सारी फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है कि जो डेटा सेंटर्स की जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं, एक्चुअली काफी डेटा सेंटर्स के अंदर एंटर होने के लिए भी पर्सनल को ऑथराइज होना पड़ता है. सारे जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज गूगल के नहीं जा सकते, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, फिर आते हैं हम लोग सर्विस डिप्लॉयमेंट लेयर पे. डिप्लॉयमेंट लेयर यानी जहां पे हम अपना एप्लीकेशन रन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें आता है इंक्रिप्शन ऑफ इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, यानी जब मेरी दो सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, और ये जो कम्युनिकेशन होती है दिस इज डन बाय आरपीसीज, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, ठीक है. ये प्राइवेट नेटवर्क पे भी हो सकता है, पब्लिक नेटवर्क पे भी हो सकता है, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज कि इनके दरमियान की कम्युनिकेशन भी इनक्रिप्ट की जाती है, ताकि वो जो डेटा ट्रांसफरिंग हो रही है वो लीक ना हो जाए, ठीक है. उसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा डेटा सेंटर्स के अंदर, उसे भी इनक्रिप्ट किया जाता है. सिमिलरली यानी हार्डवेयर के ऊपर जितनी भी हमारी एडीडीज हैं, जितनी भी हमारी एसएसडीज हैं, वो उन सब पे भी इंक्रिप्शन लेयर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो लीक ना हो जाए, वो किसी जैसे वो हैक ना हो जाए, ठीक है. फिर यूजर आइडेंटिटी आ जाती है हमारे पास इसी मकसद के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल सेंट्रल आइडेंटिटी सर्विस इंटेलिजेंटली चैलेंजेस यूजर्स फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, ठीक है. हमारे पास U2F एक ओपन स्टैंडर्ड सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल गूगल की एक सर्विस भी है गूगल ऑथेंटिकेटर. उसमें ये होता है कि जो यूजर है वो एक सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि उसके पास ताकि वो ऑथराइज प्रूव कर सके अपनी ऑथेंटिसिटी, सही है. तो ये भी सर्विस डिप्लॉयमेंट लेयर में आ जाता है. सेकंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, स्टोरेज सर्विसेज लेयर. I'm sorry guys, I'll be muting my mic for like a second please. I'm sorry. हाँ जी, someone raise a hand. No? Okay. So storage service layers में आ जाता है. Okay. See, the thing is कि you can just drop your question in the message box. It's fine. I'll cater to it. अच्छा, स्टोरेज सर्विसेज लेयर में भी आपका यही आ जाता है कि आपका जितना भी क्या बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सारी भी आपकी इनक्रिप्ट हो जाती हैं, ताकि आपने जितना भी डेटा अपना स्टोर किया हुआ है वो लीक ना हो, ठीक है. तो वही स्टोरेज सर्विसेज लेयर. सेकंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इंटरनेट कम्युनिकेशन लेयर. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप टू सर्विसेज, ठीक है, दे नीड टू बी कम्युनिकेटिंग. ओके गाइस, अगर किसी को कोई सवाल है, यू गाइस कैन जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चन इन द मैसेज बॉक्स. इट्स फाइन.
राइट। तो वी हैव अच्छा कहाँ पे थे हम, राइट। दो सर्विसेज हैं एंड दे नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर वियर द इंटरनेट, ठीक है। सो जो है क्या बोलते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि इसके लिए टीएलएस कनेक्शंस यूज होते हैं। टीएलएस कनेक्शंस होते हैं ट्रांसफर अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू म्यूट माय माइक अगेन। I'm so sorry for the inconvenience. Right. Where were we? Right. So TLS is basically transport layer security बोलते हैं इसको, ठीक है। So since they use the TLS connections for communicating with one another, तो उसके लिए we use GFE. GFE is basically Google का एक service है. What it does is कि it encrypts all of that communication, ठीक है। Now it not only encrypts that communication, again फिर नीचे वही DOS attack protection आ जाता है कि जितने भी DOS attacks हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि DOS attacks क्या होते हैं, उनके लिए भी काफी सारे जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन लेयर पे ऐसे बहुत से सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं जो यूटिलाइज होते हैं ताकि अगेन एप्लीकेशन ओवर पावर ना हो जाए। और ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं ताकि सिस्टम के आपस की कम्युनिकेशन जो है, जो जैसे यूजर है वो ओवर द इंटरनेट जो है वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है मेरी सर्विस के साथ, ठीक है। तो वो चीज के अंदर कोई बग ना आ जाए, कोई बीच में ना आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो कम्युनिकेशन है, ये टीएलएस कनेक्शन ये जो है हमारा, ये इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, सही है। ताकि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो डेटा ट्रांसफर की वजह से बीच में डेटा लीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी सारी सिक्योरिटी लेयर्स यूज की जाती हैं ताकि वो जो डेटा लीक भी हो रहा है ना, या वो बेसिकली ना हो और वो भी इंक्रिप्टेड हो, ताकि ये सारी इश्यूज हों। How does it protect against DDoS attacks, and how does it differentiate between usage of lots of users and someone doing? Okay, so basically DDoS attacks, like I said, is a lot of requests and useless requests. उसके लिए I'm sure कि there's a lot of training that goes in it and a lot of security layers, a lot of security checks basically, जिनके थ्रू एक रिक्वेस्ट पास हो रही होगी to determine whether it is a DDoS attack or whether it is a real request, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग केटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है ऑपरेशनल सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। यानी सबसे टॉप लेयर हमारी ये है। इसमें इंट्रूजन डिटेक्शन आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी इंजीनियर्स वार्निंग्स ऑफ पॉसिबल इंसिडेंट्स, ठीक है। मेरे जो सिस्टम है, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई लीक है, कहीं पे कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो मुझे अलर्ट दे देगा कि जो है यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड थिंग दैट इज इट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग इनसाइडर रिस्क, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी टाइम्स, अच्छा, टू टेक केयर ऑफ दिस देयर इज समथिंग दैट गूगल प्रोवाइड्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, सही है। उसमें बेसिकली ये होता है कि यूजुअली जो प्रेफर किया जाता है इसके पीपल आर फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, ठीक है। और उन ग्रुप्स पे पॉलिसीज लगाई जाती हैं ताकि वो जो है क्या बोलते हैं उसी अमाउंट ऑफ सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा फाइनेंस वाला बंदा है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको रीड कर सके लेकिन उनको उन पे राइट ना कर सके, ठीक है। अब ये जो पॉलिसीज होती हैं ये इसीलिए होती हैं टू रिड्यूस इनसाइडर रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार एम्प्लॉय से गलती हो जाती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो एक ऐसी सर्विस पे बैठा हुआ है और उसे मैंने राइट की अलाउंस दी हुई है जिसको पता नहीं है कि वो सर्विस वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो अगर गलती से कोई मैसअप कर दे, तो इसीलिए फिर हम पॉलिसीज यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको हमने ग्रुप से निकाल दिया है, तो फिर बहुत आसान होगा कि मैं उसको ग्रुप से निकाल दूं, ठीक है, रादर देन ये कि फिर मैं उसकी आईडी पर जाऊं और उसकी उन सारी पॉलिसीज को नल आउट करूं, सही है। सेकंड वही चीज आ जाती है एम्प्लॉय यूनिवर्सल सेकंड फैक्टर, ठीक है। कि इसमें जो है क्या बोलते हैं, कोई भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको
दो तीन लेयर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी टू शो कि दे आर ऑथराइज्ड टू एंटर वेयर दे आर entering. And software development practices, Google actually has such practices, and it trains its employees in such manner कि ये सारे जितने भी protocols हैं and procedures हैं इनको follow किया जाए. And with that we come to an end. So I'll give to Radhika. Okay, thank you everyone for joining. I'm sharing the WhatsApp link. So जो भी आगे सीरीज और वर्कशॉप्स होंगी उसकी अपडेट्स उधर आ जाइए. Kindly join that WhatsApp group. And किसी के क्वेश्चंस हैं तो please do ask. Yeah, does anybody have any questions? So if not, I hope everybody learned something and we really enjoyed it. I hope everybody has joined the WhatsApp group that we have given you in the chat box. And yeah, thank you so much for joining. No questions? Okay. What are some key mistakes people make when switching to cloud services? Yeah, some key mistakes that people would make to when switching to cloud services would be कि for example इसके लिए वैसे हाँ सबसे ज़्यादा अच्छा जो यूज़ होता है मेथड वो है हाइब्रिड कि आप अपना स्टोरेज जितना आपके पास मटेरियल ऑलरेडी आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है आप उसे रहने दो और जितना आप न्यू जो मटेरियल है न्यू जो एप्लीकेशंस हैं वो आप क्लाउड पे डिप्लॉय करो ठीक है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपका पिछला जितना भी मटेरियल है आप उसे क्लाउड पे आराम आराम से डिप्लॉय करो विद द टाइम यू टेक सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल वुड मेक व्हाइल स्विचिंग टू क्लाउड सर्विसेज वुड बी के you know overpaying for overbooking a capacity ठीक है and again यही चीज कि आप अपनी पॉलिसी सेट नहीं कर रहे हो one of the many problems ये होता है कि people start working with their root user account which is not really preferred you are supposed to go and give even yourself a role an IAM role ठीक है ताकि आपकी क्योंकि आपका रूट यूजर ना एक बहुत वनरेबल अकाउंट होता है जिसके पास सारी एक्सेसिबिलिटी होती है एक ये इशू आ जाता है एक ये इशू आ जाता है कि देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल कैन नॉट रियली कॉम्प्रिहेंड हाउ टू डिलीवर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड सही है एक ये इशू आ जाता है अली वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग इन दैट बेसिकली लाइक आपको आइडिया हो कि जो सर्विसेज गूगल क्लाउड ऑफर करता है ठीक है लाइक उनकी कॉस्ट क्या है ठीक है और लाइक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपको उनसे लाइक सीखना चाहिए कि लाइक सर्विसेज जो है उनका लाइक यूज़ केस क्या है ठीक है ये सर्विसेज क्या करती हैं ठीक है और लाइक बिफोर लाइक डिप्लॉइंग एक्चुअल एप्लीकेशन टू दो सर्विसेज यू शुड लाइक आप कोई डमी प्रोजेक्ट्स अपने आप से बनाएं ठीक है और लाइक यू ट्राई इट आउट फर्स्ट ठीक है और फिर आप उस पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डिप्लॉय करें Okay, guys. Another question. क्लाउड स्टोरेज बेसिकली लाइक नहीं ऐसा तो नहीं है लाइक अटैक्स बेसिकली हो सकते हैं लेकिन लाइक बहुत सारी लाइक जैसे अभी महानु ने लाइक बताया कि लाइक बहुत सारे ऑपरेशन लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं ठीक है जो इन सब चीज़ों पर लाइक ट्रैक रखती हैं ठीक है लाइक डीडॉस अटैक अगर फॉर एग्जांपल लाइक डिफरेंट आईपी एड्रेस से लाइक रिक्वेस्ट आएगी ठीक है नहीं हो सकता है लाइक मैं कह रहा हूँ लाइक ये तो बिल्कुल भी नहीं कि नहीं हो सकता लाइक पॉसिबिलिटी है ठीक है लाइक अगर कोई डीडॉस अटैक होता है ठीक है लाइक एक कोई डेटाबेस में लाइक मिलियंस ऑफ लाइक ऑपरेशंस पर सेकंड हो रहे हैं तो लाइक गूगल सॉरी सो लाइक अगर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड्स हो रही हैं तो लाइक गूगल हैव माइट हैव सम लाइक सर्विसेज जो इस चीज़ का ट्रैक रखें ठीक है लाइक कि ये रियल यूज़र है या फिर या कि अटैक है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी सोल्यूशंस होंगे starting में like you can start with like some basics projects
ठीक है, जैसे कि लाइक फर्स्ट स्टैटिक हो, लाइक पहले तो लाइक आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए लाइक स्टैटिक जिसमें डेटाबेस वगैरह लाइक ना हो, ठीक है, और उनको आप डिप्लॉय करें, ठीक है, लाइक इट यू कैन डिप्लॉय ऑन लाइक कंप्यूट इंजन और यू कैन यूज़ क्लाउड रन। डिपेंड करता है आप कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि लाइक अगर आप सर्वरलेस फॉलो करते हैं गो फॉर क्लाउड रन, अगर आप नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर को प्रेफर करते हैं सो यू कैन गो फॉर कंप्यूट इंजन। और इसी के डिफरेंसेस लाइक मैंने to be honest, I have no idea about AWS. Yeah, so I was asking, oh sorry, I was telling that कि like आप प्रेफर करते हैं अगर सर्वरलेस आर्किटेक्चर या फिर नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर, ठीक है, उस हिसाब से लाइक आप जो है कंप्यूट इंजन या फिर क्लाउड रन पे बेसिकली अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में लाइक स्टैटिक एप्लीकेशंस बनाएं, ठीक है, उसके बाद फिर जो है आप डायनेमिक लाइक डेटाबेसेस फुल स्टैक एप्लीकेशंस पे जंप करें। Okay, so everybody, we hope to see you all next week. Thank you, Manur and Ali. I hope you guys have a really great new year and thank you for joining. Lafis. Hafiz everyone. इशू आ सकता है या यहाँ पे कुछ हो सकता है। Yeah!